अनंत भी उसकी बात पर हामी भरता है और अनन्या से कुछ पूछता कि अपने दादाजी की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि घर को सब लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं। अनाया जो दरवाजा खुलने के साथ ही बिना भाव के सबके चेहरों को देखकर रही थी जो उसे शॉक्ड होकर देख रहे थे, वो समझ गई कि किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। लेकिन अगर उसकी जगह शनाया होती तो शायद ही कोई होता जो उसे पहचान नहीं पाता, बल्कि उसे पलकों पर बिठाकर रखते। ये सब सोचकर अनाया के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान आ गई। उसने एक नज़र सबको देखकर अपनी नज़रें घुमा ली और अपने दादाजी को ढूंढने लगी, क्योंकि ये लोग उसके लिए मायने नहीं रखते। वो यहाँ सिर्फ दादाजी के लिए आई थी। अगले ही पल उसकी आंखों की खोज पूरी हुई और दादाजी आरती का थाल लेकर उसके सामने आए। उनका शरीर उम्र के तकाजे के कारण बूढ़ा हो गया था और वो कमजोर हो गए थे, लेकिन अपनी लाडली पोती के स्वागत के लिए बिना छड़ी के सहारे अपने कदमों से धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आ रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। अनु मेरी बच्ची, कहते हुए वो अनाया के सामने आकर अपने कमजोर हाथों से उसकी आरती उतारने लगे। अपनी नम आंखों से अनाया उन्हें ही देख रही थी। सालों बीत गए लेकिन उसके दादाजी का प्यार आज भी उतना ही गहरा था जितना पहले थे। वो शरीर से कमजोर थे लेकिन अनाया के लिए पूरे जोश में भर चुके थे। वही बाकी घर वाले अभी भी शौक में थे। भला जिसे वो कोई गैर समझ रहे थे वो उनकी अपनी थी, खून का रिश्ता था उससे, लेकिन उसे पहचान ही नहीं पाए। लेकिन सबसे ज्यादा शौक तो शनाया थी। 12 साल की उम्र में अनाया ने घर छोड़ा था। उसके हिसाब से तो उसने भिखारियों वाली गरीबी की जिंदगी जीने चाहिए थी। वही वो आज कामयाबी के शिखर पर थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के टॉप पर उसका नाम था। उसके केवल नाम भर से फिल्में हिट हो जाती थी। एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्वीन थी वो। साथ ही साथ उसकी बेजो खूबसूरती। शनाया भी बहुत खूबसूरत थी लेकिन अनाया की खूबसूरती के आगे उसकी खूबसूरती फीकी पड़ चुकी थी। जहां शनाया के चेहरे पर मेकअप की परत थी, वही अनाया बिना किसी मेकअप के सादगी में भी खूबसूरत दिख रही थी। ये सब सोचकर और देखकर अनाया के लिए उसके दिल में नफरत बती जा रही थी। उसका बस चलता तो वो अनाया को यही मार डालती, लेकिन अपनी अच्छी बेटी और बहन की भूमिका निभाते हुए चेहरे पर छोटी सी स्माइल लिए सबके साथ खड़ी अनाया को ही देख रही थी, जैसे उसे देखकर कितनी खुश है वो। वही अनाया की नज़र अभी तक शनाया पर नहीं पड़ी थी, या उसने उसे देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि शनाया को देखकर उसके इमोशन शायद उस पर हावी हो सकते थे और शायद वो उसे मार डालती। लेकिन शनाया के लिए मौत जैसे छोटी सजा नहीं तय कर रखी है हमारी डेथ क्वीन ने। दादू सबको इग्नोर करते हुए अनाया को लेकर हॉल में आते हैं और सोफे पर बिठाते हैं। अनाया भी बिना किसी पर ध्यान दिए उनको सहारा देती हुई उनके साथ चलती थी। सोफे पर बैठकर दोनों दादा पोती अपनी बातों में बिजी हो जाते हैं। उन्हें आसपास का होश नहीं होता कि कोई उन्हें देख रहा है। वही हॉल में दादा पोती के सामने पूरा परिवार नम आंखों से उन्हें देख रहा था। सबकी नजरें अनाया की तरफ थी, जिसे सालों बाद देखा था उन्होंने। बहुत कोशिश की थी सबने उसे खोजने की, लेकिन वो नहीं मिली और आज उनके आगे एक नए अवतार में खड़ी थी। वो पहले जैसी मासूम नहीं बल्कि एक शेरनी लग रही थी। उसके आसपास का ऑरा खतरनाक था, जिसमें चाहकर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके करीब जाने की। सब उससे मिलना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे, अपनी की गई गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन कैसे? क्योंकि अनाया तो उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी, ना वो उनसे मिली। वो सब चाहते थे कि अनाया उनकी तरफ देखे, उनसे पहले की तरह बात करे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनके प्यार और अपनेपन को तरसती अनाया कब की मर चुकी है। इस अनाया के दिल में उनके लिए कुछ नहीं बचा, ना प्यार ना नफरत। आज वो जिस तरह उनके सामने खड़ी है उसकी वजह है सजा जो उन सबको मिलेगी। सबको अपने कर्मों की सजा मिलनी तय थी, लेकिन डेथ क्वीन की सजा कैसी होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। वही शनाया की नज़रें भी अनाया की तरफ ही थी, लेकिन उसकी नज़रों में प्यार नहीं बल्कि गुस्सा और नफरत थी। उसने अनाया से नज़र हटाकर अपने परिवार की तरफ देखा तो उसकी आंखों की जलन और नफरत और बढ़ गई, क्योंकि पूरा परिवार अनाया को प्यार और अपनेपन के साथ देख रहा था। जो प्यार उनकी आंखों में इस वक्त अनाया के लिए था, वो हमेशा से उसके लिए हुआ करता था। आखिर ये अनाया वापस आकर उससे उसका सब कुछ छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगी।
यही सोचकर शनाया उसके खिलाफ सोचने लगी, लेकिन अगले ही पल अनाया ने उसे मौका दे दिया। वही अनाया की बात सुनकर बाकी सब हैरान थे और पल्लवी जी की आंखें नम थी। 29 शनाया का पागलपन। अब तक हमने पढ़ा कि अनाया मेहरा हाउस आती है, जहां उसके जहन में दोबारा वहां की दर्द भरी यादें तैरने लगती हैं। अब आगे। अनाया दादू से बात कर रही थी, तभी कोई पानी का ग्लास उसके आगे करता है। अनाया जब उस तरफ देखती है तो सामने सविता थी, जो उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अनाया मुस्कुराते हुए पानी लेकर पी लेती है, फिर सविता को पूछती है, कैसी है आप सविता माँ? अनाया की बात सुनकर जहाँ सविता जी की आंखें नम हो जाती हैं, वही बाकी सब हैरान होकर उसे देखते हैं। वही पल्लवी जी की आंखें नम हो जाती हैं। आज उनकी बेटी उन्हें एक नज़र तक नहीं देखती, वही किसी और को माँ कहकर बुला रही है। लेकिन वो भूल गई, ये हक तो खुद उन्होंने छोड़ा था, वही सविता ने अपने प्यार से पा लिया। अनु दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? सविता आंटी तो हमारे घर की नौकरानी है, आप उन्हें माँ कैसे कह सकती हैं, जबकि हमारी माँ तो हमारे सामने बैठी है। अनाया की बात सुनकर शनाया, जो उसे नीचा दिखाने के लिए कोई चाल सोच ही रही थी, मौका मिलते ही तपाक से बोल पड़ी, जब मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ तो मुझे पसंद नहीं कि कोई बाहर वाला मुझे टोके। शनाया की बात सुनकर अनाया अपनी सर्द आवाज में उसे घूरते हुए बोली। शनाया को देखकर उसे घिन आ रही थी, लेकिन खुद को काबू करके बैठी थी। अनाया की बात सुनकर शनाया अपनी आंखों में आंसू भरकर दयनीय हालत में सबको देखने लगी, जैसे अनाया की बात से उसे कितना दुख पहुंचा है। शनाया की हालत देखकर सबको बुरा लगा, और जो प्यार उनके आंखों में कुछ देर पहले था, उसकी जगह गुस्से ने ले ली। अनाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शनाया से ऐसे बात करने की? आखिर उसने गलत ही क्या बोला? तुम सविता आंटी को अपनी माँ कह रही हो, जबकि हमारी माँ का नाम पल्लवी है और सविता आंटी सिर्फ एक नौकरानी। तुम एक नौकर को हमारी माँ की जगह कैसे दे सकती हो? अनंत अनाया पर भगते हुए बोला। वही अनंत की बात सुनकर शनाया के चेहरे पर चालाकी भरी स्माइल आ गई, जैसे उसका मकसद पूरा हो गया। लेकिन जल्दी किसी के देखने से पहले छिपा ली, लेकिन हमारी अनाया की नजरों से भला कैसे छिप सकती है? अनाया अनंत की तरफ देखकर अपनी सख्त आवाज में बोली, मिस्टर जूनियर मेहरा, खबरदार, जो मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भले उन्होंने जन्म नहीं दिया, लेकिन पाला है मुझे, और जन्म देने वाले से पालने वाले का दर्जा हमेशा ऊंचा होता है। और रही बात मेरी जन्म देने वाली माँ की, मैं नहीं जानती कि वो कौन है, क्योंकि कभी मुझे उसका प्यार भरा आंचल नसीब नहीं हुआ। कभी उसने मुझे गोद में नहीं खिलाया, कभी अपने पास नहीं सुलाया। जिस दौर में एक बेटी को माँ की जरूरत होती है, वो नहीं थी मेरे पास। इसलिए नहीं जानती कि मुझे जन्म देने वाली कौन है, लेकिन पालने वाली का पता है मुझे, क्योंकि मेरे हर सुख दुख, अच्छे बुरे वक्त में थी मेरे पास, जिसने मेरी जिंदगी में माँ की कमी को पूरा किया है, और वो है मेरी सविता माँ। अगर आज के बाद मैंने किसी के भी मुझे से अपनी माँ के लिए इंसल्ट सुनी, तो उसकी जबान उसके मुंह में नहीं रहेगी, ये वादा है मेरा। कहकर अनाया ने अपनी सर्द नजरों से सबको देखा, फिर अपने दादाजी को लेकर उनके कमरे में चली गई और सविता को भी आने का कह दिया। दादाजी और सविता जी वहां के बिगड़ते माहौल को देखकर अनाया के साथ चले गए। वही अनाया के जाने के बाद हॉल में सन्नाटा छा गया। अनंत पहले अनाया के मुंह से अपने लिए भाई की जगह मिस्टर जूनियर मेहरा सुनकर सकते में आ गया था। उसकी आगे की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गया। वही बाकी सब भी उसकी बात सुनकर गिल्ट में आ गए, खासकर पल्लवी जी। भले ही वो शनाया से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अनाया उनकी अपनी बेटी थी। सच कहा था उसने, उन्होंने कभी अनाया पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनका सारा ध्यान सिर्फ शनाया पर था, और उसे हमेशा सविता ने ही पाला था। लेकिन वो खून थी उनका, ऐसे कैसे उनसे मुंह मोड़ सकती हैं, और उनका हक किसी और को कैसे दे सकती हैं? हॉल में बिल्कुल शांति थी, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे सब लोग अपने कमरे में चले गए। वही हॉल में सिर्फ शनाया खड़ी थी, अपनी लाल आंखों से दादाजी के कमरे की तरफ ही देख रही थी। कहाँ उसने सोचा था कि वो अनाया को घर वालों के आगे गलत बताएगी, सब लोग उस पर गुस्सा करेंगे, घर में लड़ाई होगी, और उसके प्यारे भाई अनाया को धक्के मारकर घर से बाहर फेंक देंगे। अनाया बस रोती बिलखती रह जाएगी। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा अनाया ही सबको सुनाकर चली गई। वो भी अपने पैर पटकते अपने कमरे में चली गई, कोई चाल सोचने।
आज अनाया को इस घर से बेइज्जत करके बाहर निकालना था उसे हर कीमत पर, लेकिन उसे पता नहीं कि उसके आगे कौन है। दादाजी का कमरा। दादाजी अपने बेड पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सालों बीत गए लेकिन उनके इस पत्थर दिल परिवार के आंखों पर बंधी पट्टी आज तक नहीं खुली। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो अनाया के आने पर तमाशा करेंगे। उन्होंने पहले ही सबको अपने काम पर जाने को कह दिया था ताकि अनाया के आने की उनकी खुशी बर्बाद न हो, वो अपनी पोती के साथ सुकून के कुछ वक्त बिता सके। उनके सामने अनाया बैठी थी और सविता जी उसके पास खड़ी थी। अनाया, जिसकी नज़र अपने दादाजी पर ही थी, उनके चेहरे के भावों को अच्छे से समझ रही थी। उसने दादाजी का हाथ पकड़ा और प्यार से बोली, दादू प्लीज गुस्सा मत कीजिए, परिवार के नाम पर आप ही मेरे अपने हैं। बाकी मुझे अब सच में किसी से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नाराज मत होइए। मैं अपने दादू से मिलने आई हूँ, उनका गुस्सा देखने नहीं। अनाया की बात सुनकर दादाजी का चेहरा नर्म पड़ गया। उनकी प्यारी पोती सामने थी और वो भी बेकार लोगों की वजह से अपना ये कीमती वक्त खराब नहीं करना चाहते थे। वो भी अनाया से बोले, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तुम्हारा ये बूढ़ा दादू थोड़ा भटक गया था, लेकिन अब मेरा सारा वक्त मेरी बच्ची का। फिर सविता जी की तरफ देखकर बोले, सविता जाओ मेरी बच्ची के लिए कुछ खाने को लाओ। सविता जी भी उनकी बात सुनकर बाहर चली गई। सविता जी के जाने के बाद अनाया अपने दादाजी के गोद में सिर रखकर लेट गई। दादाजी उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। इस बड़े से घर में एक कोना ऐसा भी था जो उसका सुकून था, वो था उसके दादाजी की गोद। उसने गोद में सिर रखने से अनाया को सुकून और शांति महसूस होने लगी। दादाजी को भी अनाया की ये हरकत बहुत प्यारी लगती थी। इतने सालों बाद भी उनकी पोती नहीं बदली, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक तेज आ गया था जो उसे सबसे अलग बनाता था। कुछ देर बाद सविता कमरे में स्नैक्स और जूस लेके अंदर आई। दोनों दादा पोती को सर्व की और अनाया के कहने पर खुद भी उनके साथ बैठ गई। शनाया का कमरा। शनाया के कमरे की हालत खराब थी, सारी चीजें इधर उधर फैली हुई थी। वहीं शनाया भी अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। उसकी हालत भी अच्छी नहीं थी। बिखरे बाल, फैला हुआ काजल और चेहरे पर गुस्से और नफरत के भाव। आहा अनाया, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। एक बार चली गई थी ना इस घर से और यहाँ के लोगों से दूर, तो क्यों आई वापस? तुम वापस से मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मेरा अटेंशन, मेरा प्यार सब छीनने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं सब कुछ वापस हासिल करके रहूंगी और इस बार तुम्हें सबसे इतना दूर कर दूंगी कि सब तुमसे नफरत करने लगेंगे, तुम्हें इस घर से और अपनी लाइफ से निकाल फेंकेंगे। फिर सब कुछ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। कहकर शनाया शैतानों की तरह मुस्कुरा दी। तभी उसकी नज़र मिरर पर पड़ी। अपनी हालत देखकर वो चीख पड़ी, ये कैसी हालत कर दी मैंने खुद की? मैं मेहरा परिवार की एकलौती प्रिंसेस हूँ, मैं ऐसे नहीं रह सकती। जल्दी से अपने चेहरे और बालों को ठीक करते हुए बोली, ये सब कुछ अनाया की वजह से हो रहा है। ना वो घर आती और ना मुझे गुस्सा आता, लेकिन कोई नहीं, मैं फिर से सब ठीक कर दूंगी। कहकर खुद को मिरर में देखती है। वो अब वापस पहले जैसी प्यारी और मासूम दिख रही थी। उसके चेहरे पर स्माइल थी। खुद को मिरर में देखते हुए बोली, अब लग रही हूँ ना मैं बिल्कुल मेहरा परिवार की प्रिंसेस, बिल्कुल डॉल जैसी। फिर हल्के नाराजगी में, लेकिन तुमने ठीक नहीं किया अनाया, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत और सक्सेसफुल बनकर। इन सब पर सिर्फ मेरा हक है। फिर वापस अपने चेहरे पर स्माइल लाकर बोली, लेकिन कोई बात नहीं, जो मेरा है उसे मैं वापस ले लूँगी तुमसे। इस वक्त शनाया पागलों जैसा बिहेव कर रही थी। अनाया की खूबसूरती और सक्सेस छीनना चाहती थी उससे, लेकिन उसे क्या पता कि अनाया अब उसकी औकात से बाहर है। जहां उसकी सोच खत्म होगी, अनाया उसके आगे होगी। दूसरी तरफ अनाया ने दादाजी और सविता जी को अपने घर छोड़ने के बाद के सफ़र के बारे में बता दिया था। अनाया की बातें सुनकर पहले जहां वो परेशान थे, अब उनके चेहरे पर खुशी थी। दोनों के दिल में एक सुकून था कि जो प्यार और अपनापन अनाया को उसका परिवार नहीं दे पाया, वो किसी और ने दे दिया। भगवान ने अनाया की झोली में खुशियां भर दी थी। मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची कि भगवान ने तेरी झोली में ऐसा परिवार डाल दिया जो तुझसे सच्चा प्यार करता है। सच में भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, दादाजी बोले।
बिल्कुल साहब, भला हमारी अनु इतनी प्यारी बच्ची है, भगवान से भी देखा नहीं गया उसका अकेलापन, इसलिए इतने प्यार करने वाले लोग भेज दिए उसके पास। सविता जी बोली। अनु बच्चा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, मुझे उनसे मिलाना मेरे बच्चे, कहकर दादाजी आस भरी नजरों से अनाया को देखने लगे। दादाजी, मैं भी आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ, लेकिन एक और वजह भी है आपके पास उनसे मिलने की, कहकर अनाया दादाजी को देखती है जो उसे कंफ्यूजन से देख रहे थे। वही हाल सविता जी का था। दादाजी, मेरी शादी तय हुई है वीरेन अंकल के बड़े बेटे आयुष्मान आचार्य से। एक गहरी सांस लेकर अनाया ने अपनी बात बोली। अनाया की बात सुनकर दादाजी और सविता जी दोनों हैरान रह गए। कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। अनाया ने बारी बारी दोनों को देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। वो भी जानती थी कि ये बात उनके लिए शौक से कम नहीं है और कुछ वक्त लगेगा उन्हें समझने में। कुछ देर बाद कमरे की शांति को तोड़ते हुए दादाजी की आवाज कमरे में गूंजी। सविता, हमारी अनु इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी होने वाली है। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ, कहकर दादाजी मुस्कुरा दिए। चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में नमी उनके दिल के हाल को बता रही थी। अपने दादाजी का हाथ पकड़े अनाया बोली, दादाजी, आपको कोई शिकायत तो नहीं है ना इस रिश्ते से? नहीं मेरी बच्ची, भला मुझे क्या शिकायत होगी इस बात से, बल्कि मैं तो ये सोचकर बहुत खुश हूँ कि तुझे बिल्कुल सही परिवार मिला है, जिसने बिना किसी रिश्ते और प्यार के तुझे इतना प्यार और अपनापन दिया है। जब तू उस घर की बहू बनेगी तो कितना देगे। आज मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं जल्द से जल्द उनसे मिलना चाहता हूँ। ये बता कब मिला रही है तू मुझे उनसे? फिर कुछ सोचकर, एक काम करते हैं, आज ही चलते हैं उनसे मिलने, कहकर दादाजी अपनी जगह से खड़े होने की कोशिश करते हैं। अपनी शादी की बात पर दादाजी को इतना खुश देखकर अनाया के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। उन्हें जल्दबाजी करता देख उन्हें रोकते हुए अनाया बोली, दादाजी आज नहीं, मैं कल ले चलूंगी आपको उनसे मिलने, आज आप आराम कीजिए। अनाया की बात सुनकर दादाजी अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए बोले, हाँ बिल्कुल, आज मुझे आराम करना चाहिए, क्योंकि कल से मुझे तेरी शादी की तैयारी भी करनी है। सारी तैयारी मैं खुद करूँगा, और तेरा कन्यादान भी, कहकर उनकी आंखें नम हो गई। दादाजी के नम आंखों को देखकर अनाया ने उन्हें गले लगा लिया। 30 तकरार और अनाया का मुंह तोड़ जवाब अब हमने पढ़ा कि अनाया अपने बीते सालों के बारे में और अपने नए परिवार के बारे में दादाजी को बताती हैं। अब आगे। दादाजी अनाया से बात करते हुए दवाई के असर में नींद में चले गए थे। दादाजी को आराम करता देख अनाया भी अपनी जगह से खड़ी हो गई। शाम हो चुकी थी और उसे वापस जाना था। लंच अपने दादाजी और सविता माँ के साथ पहले की कमरे में कर चुकी थी, लेकिन जाने से पहले दादाजी को बताना चाहती थी, लेकिन वो नींद में थे, इसलिए उनके लिए एक नोट सविता माँ के पास छूने वाली थी। इसलिए दादाजी के कमरे से निकलकर सविता माँ के कमरे की तरफ जाने लगी। दादाजी का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था, इसलिए अनाया सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रही थी। वो बीच सीढ़ियों में थी कि अचानक कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अनाया ने सामने देखा तो शनाया था। सालों बाद अनाया को अपने सामने देखकर शनाया नफरत की आग में जल रही थी। अपने से ज्यादा खूबसूरत और कामयाब देखकर उसकी नफरत की आग और ज्यादा भड़क चुकी थी। वो किसी भी कीमत पर अनाया को खत्म कर देना चाहती थी, इसलिए उसके खिलाफ प्लानिंग करने लगी। लेकिन उसे अपनी चाल चलने का कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि अनाया पूरे दादाजी के साथ उनके रूम में थी। ऐसे ही शाम हो गई और अनाया के कमरे से बाहर आने के इंतजार में वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि तभी उसकी नज़र अनाया पर पड़ी। उसे देख उसके चेहरे पर शैतानी चमक आ गई और वो सीधा जाकर अनाया के सामने खड़ी हो गई। वह जानती थी भले ही कितने साल बीत जाए, लेकिन अनाया ये कभी नहीं भूल सकती कि उसके घर छोड़ने और मेहरा परिवार से दूर करने के पीछे शनाया का हाथ है। वो जरूर कोई ना कोई गलती जरूर करेगी और उसी का फायदा उठाएगी शनाया। आज सारे घर वालों के दिल में वो अनाया के लिए इस कदर नफरत भर देगी कि वो सब न केवल घर से और अपनी जिंदगी से भी अनाया को निकाल फेंकेंगे। आज अनाया का इस घर में आखिरी दिन होगा। अपने प्लान और सोच पर घमंड करते हुए वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि तभी अनाया के साइड से निकल जाने से होश में आई। शनाया को सामने देख अनाया की आंखों में उसे जान से मारने की इच्छा चमकने लगी,
लेकिन शनाया के लिए उसने कुछ और प्लान कर रखा था, इसलिए खुद पर काबू करते हुए साइड से निकल गई। शनाया दोबारा उसका रास्ता रोकते हुए घमंड से बोली, क्या बात है, भिखारियों में भी इतना एटीट्यूड की प्रिंसेस को इग्नोर करने और उसकी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा, भिखारियों की औकात नहीं होती क्वीन के आगे खड़े होने की, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी जल्दी अपनी रियल औकात को समझ जाओगी। उसी एटीट्यूड के साथ अनाया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अनाया की बात और उसकी टोन सुनकर शनाया आग बबूला हो गई। अनाया इनडायरेक्टली उसे भिखारियों से कंपेयर कर रही थी। वो चीखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भिखारियों से कंपेयर करने की? मैं मेहरा खानदान की प्रिंसेस हूँ, एकलौती प्रिंसेस, और तुम एक राह चलती भिखारी जिसे इसी परिवार ने सालों पहले धक्के मारकर इस घर और परिवार से बाहर फेंका था, और तुम इस परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। वही शनाया की बात सुनकर अनाया को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। ओह रियली, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ मैंने खुद ये घर और परिवार छोड़ा था, तो छोड़ी हुई चीज़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। और रही बात तुम्हारे प्रिंसेस होने की, तो बिल्कुल सच कहा तुमने, प्रिंसेस तो हो लेकिन केवल नाम की, क्योंकि मेहरा परिवार के नाम के अलावा तुम कुछ भी नहीं। और रही मेरी बात, तो मेरा तो नाम ही मेरी पहचान है, बिकॉज आई एम क्वीन ऑफ वर्ल्ड। अनाया का हर शब्द शनाया के सीने में तीर की तरह चुभ रहा था। वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, क्वीन क्या मजाक है? एक भिखारी जिसकी खाने रहने और ओढ़ने पहनने की औकात नहीं थी, वो बॉलीवुड क्वीन कैसे बन सकती है? क्या मुझे नहीं पता आखिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंची होगी? शनाया की बात सुनकर अनाया की हंसी छूट गई और वो बोली, ओह प्लीज शनाया, क्या सबको अपने जैसा समझ रखा है, कैरेक्टरलेस। अनाया ने तो शनाया की बात मजाक की तरह उसे वापस कर दी, लेकिन कोई था जिसकी आंखें इस बात पर खून की तरह लाल हो गई। ये और कोई नहीं, आयुष्मान था, जो अनाया के पेंडेंट के थ्रू सब देख और सुन रहा था। उसका बस चलता तो वो शनाया को जिंदा नरक के दर्शन करवा देता, लेकिन वो अनाया के बदले के बीच में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए शांत बैठा था। लेकिन शनाया को उसकी कहीं घटिया बात की सजा देने का मन ही मन तय कर चुका था। वही अनाया की बात सुनकर शनाया बौखला गई। भला वो अनाया से कैसे हार सकती थी? भले ही अनाया ने सच कहा हो, लेकिन वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। उसकी नज़र में अनाया के पास जो कुछ भी है वो उसके लायक नहीं थी। हर अच्छी चीज़ पर सिर्फ उसका हक था। लेकिन अपने अपने गुस्से को छिपाते हुए वो बोली, तुम्हें क्या लगता है आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो हमेशा तुम्हारा रहेगा? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जैसे पहले तुमसे तुम्हारा घर परिवार सब कुछ छीना था, वैसे ही तुम्हारा रुतबा और पोजीशन दोनों छीन लूंगी। आज क्वीन का खिताब तुम्हारे पास है, लेकिन कल मेरे पास होगा। शनाया की बात सुनकर अनाया ने अपना सिर बेबसी से हिलाया और बोली, शनाया शनाया शनाया, सालों बीत गए लेकिन तुम्हारी दूसरों से छीनने की आदत अभी तक गई नहीं। कभी छीनने की जगह कमाना सीखो। फिर अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन बनाकर तुम्हारे सामने 12 साल की छोटी अनु नहीं, बल्कि बॉलीवुड क्वीन अनन्या खड़ी है, जिससे कुछ छीनना भी तुम्हारी औकात के बाहर है। इसलिए कोशिश भी मत करना, क्योंकि जो अनाया का नहीं वो उस कभी कोई हक नहीं जताती, लेकिन जो अनाया का है वो उसी का रहेगा। बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली possessive अबाउट माई थिंग्स। आई कैन गिव और टेक माई लाइफ फॉर देम, एंड नाइदर डज एनीवन हैव द करेज टू स्टॉप मी। अनाया शनाया को इग्नोर करके निकलने की कोशिश करती है, तभी शनाया उसका हाथ पकड़ लेती है और थोड़ा था झटका खाते हुए सीढ़ियों से गिर जाती है। तभी जल्दी से उसके दोनों भाई आकर उसे बचा लेते हैं। वो भी अपने भाइयों की बाहों में खुद को ढीला छोड़ रोने का नाटक करना शुरू कर देती है, जैसे उसके साथ गलत हुआ है। वही सीढ़ियों के ऊपर खड़ी अनाया अपने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ शनाया का नाटक देख रही थी। तभी उसके कानों में अनंत की चीखती हुई आवाज सुनाई पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनाया शनाया को सीढ़ियों से धक्का देने की? हमें लगा था सालों घर परिवार से दूर रहने के कारण अब तुम सुधर गई होगी, लेकिन मैं गलत था। तुम कभी नहीं सुधर सकती। अभी और इसी वक्त शनाया से माफी मांगो, वरना मैं दादाजी की परवाह किए बिना तुम्हें घर से बाहर फेंकवा दूंगा। अनंत का चिल्लाना और शनाया का रोना सुनकर राजीव जी, पल्लवी जी और सब लोग हॉल में आ गए और शनाया को संभालने लगे और अनाया को माफी मांगने को कहने लगे।
वही सबको अनाया के खिलाफ उसका सपोर्ट करते देख शनाया के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई, लेकिन अपना नाटक जारी रखते हुए बोली, मॉम डैड भाई इसमें अनु की कोशिश गलती नहीं है, बस मेरा ही पैर फिसल गया था इसलिए मैं गिर गई। प्रिंसेस अनाया को बचाने के लिए आपको झूठ बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा है उसे आपको धक्का देते हुए, और उसे अपने गलती की माफी मांगनी पड़ेगी, कहकर आदित्य ने शनाया को चुप कराने की कोशिश की। कितनी बेशर्म हो तुम, अनाया गलती करने के बाद भी माफी मांगने की बजाय खड़ी होकर देख रही हो। माफी मांगो शनाया से, अनंत चीखते हुए बोला। अनाया ने एक नज़र सबको देखा। उसके चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ गई, जैसे वो किसी जोकर को ड्रामा करते हुए देख रही हैं। वो स्टाइल से सीढ़ियां उतरते हुए आई और शनाया के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने एक नज़र सबको देखा, फिर झटके से शनाया का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और खींचते हुए सीढ़ियों के ऊपर लेके चली गई। अनाया की ताकत के आगे कमजोर शनाया खुद को उसकी पकड़ से छुपा नहीं पा रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब खींचते हुए वो अनाया के साथ चल पड़ी। वही हॉल में खड़े लोगों को पता भी नहीं चला कि कब अनाया उनके पास से शनाया को खींचते हुए सीढ़ियों से ऊपर लेकर चली गई, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें सदमे से बड़ी हो गई। शनाया का हाथ पकड़े अनाया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बहुत शौक है ना तुम्हें सीढ़ियों से नीचे गिरने का, तो आज तुम्हारा ये शौक मैं पूरा किए देती हूँ, कहकर उसने शनाया को सीढ़ियों पर लटका दिया और धीमे से उसका हाथ छोड़ दिया। शनाया लुकते हुए सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। वही अनाया की इस हरकत से बाकी लोग जो सदमे में थे बाहर आए और शनाया को बचाने दौड़े, लेकिन उससे पहले ही शनाया जमीन पर मुंह के बल पड़ी थी। उसके सिर और बाकी शरीर पर चोट लगी थी, लेकिन वो अभी भी सदमे में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनाया ने सबके सामने उसे इतनी बुरी तरह से सीढ़ियों से धक्का दे दिया। बिना किसी डर के, किसी चींटी को भी ना मारने वाली अनाया इतनी बेरहमी से उसे चोट पहुंचा सकती है। आज पहली बार उसकी आंखों में अनाया को लेकर गुस्सा और नफरत की जगह डर दिख रहा था। अनाया सीढ़ियों से उतरकर शनाया के पास आई और अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत लाकर बोली, आई सॉरी शनाया, पता नहीं कैसे मेरा हाथ छूट गया। तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? अगर लगी भी है तो मैं दोबारा माफी मांग लूंगी, आखिर गलती तो मेरी ही है ना, कहकर तिरछा मुस्कुरा दी और अपने बाल छटकते हुए मेहरा हाउस के बाहर चली गई। वही पीछे छोड़ गई सदमे और आश्चर्य से भरे लोगों को, क्योंकि ये अनाया तो उनकी अपनी कल्पना से भी परे थी। वही पहली मंजिल की रेलिंग पर के दादाजी उसे देख रहे थे। उन्होंने सब देखा, शनाया का नाटक भी और अनाया का जवाब भी। आज उसके चेहरे पर दिल से खिली हुई मुस्कान थी, जो ये बताने के लिए काफी थी कि उनकी प्यारी पोती अब इतनी मजबूत है कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन उसे एक मजबूत सहारे की भी जरूरत थी, जो वो अपने कमजोर शरीर के साथ कभी नहीं बन सकते। मन ही मन कुछ फैसला करके वो अपने कमरे में चले गए। 31 एक तरफ प्यार तो दूसरी तरफ नफरत की आग। अब तक हमने पढ़ा कि अनाया शनाया को उसी की भाषा में जवाब देती है। अब आगे अनाया मेहरा हाउस से बाहर आकर कार में बैठी थी और एक गहरी सांस लेती है। अंदर जाने से पहले जो दर्द और घुटन उसके दिल में थी, वापस बाहर आते समय पूरी तरह से खत्म हो गई है। उसके अंदर उठे उफान को आज शांति मिली थी। दादाजी के अलावा मेहरा परिवार के किसी सदस्य के लिए उसका दिल पूरी तरह मर चुका था। आज सबका सामना करने के बाद भी परिवार और प्यार की उन बेड़ियों से वो आज़ाद थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज वो दिल से मुस्कुरा रही थी। वही दूसरी तरफ अनाया की मुस्कुराहट ने किसी के दिल को सुकून से भर दिया था। वो कोई और नहीं आयुष्मान था, जो अनाया के मुस्कुराता देख खुद भी मुस्कुरा उठा था। वो जानता था अपनों का दिया जख्म इतना गहरा था कि अनाया चाहकर भी खुल के मुस्कुरा नहीं पा रही थी, लेकिन आज झूठे रिश्तों की डोर को तोड़कर दिल से मुस्कुरा रही थी। ये पहली बार था जब अनाया के चेहरे पर उसने सच्ची मुस्कुराहट देखी थी, वरना चाहे पिछला जन्म हो या ये जन्म, दोनों में चेहरे की मुस्कुराहट अधूरी थी। अनाया अपनी आंखें बंद करके मुस्कुरा रही थी कि उसके दिल की धड़कनें एकदम से तेज होने लगी। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने मिरर में एक मुस्कुराता चेहरा नजर आया, जिसे देख अनजाने में ही उसके दिल को सुकून मिल गया। उसने अपनी पलकें झुका ली और खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी। आयुष्मान ने भी कार आगे बढ़ा दी।
पूरे रास्ते किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अनाया की आयुष्मान की मौजूदगी एक सुकून का एहसास करा रही थी। वही आयुष्मान के लिए उसका सुकून अनाया के चेहरे की स्माइल थी। जल्द ही दोनों आचार्य मेंशन पहुंच गए। सारे लोग लिविंग में ही बैठे थे और अनाया के आने का इंतजार कर रहे थे। आज सालों बाद वो अपने दुश्मनों के बीच गई थी। उसके आते ही सबने वाली की झंडी लगा दी। अनाया ने भी उन्हें सब बताया, लेकिन इस बीच किसी का भी ध्यान आयुष्मान पर नहीं गया, जो उनके सामने से अपने रूम में गया। आयुष्मान ने भी अनाया को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि अभी अनाया फैमिली के साथ बिजी थी और उसे अनाया के साथ अकेले में वक्त बिताना था। ऐसे ही थोड़ी देर में सब मिलकर डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते। अनाया ने शावर लेकर जैसे ही बाथरूम से बाहर कदम रखा, आयुष्मान ने उसे अपनी बाही में उठा लिया और ड्रेसिंग के सामने बिठाकर उसके बाल सुखाने लगा। अनाया के बाल सुखाकर उसे गोद में लेकर बेड पर सहारा लेकर बैठ गया। इस बीच अनाया ने कोई भी विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे भी आयुष्मान का साथ अच्छा लगने लगा था। जब वो उस पर अपना हक जताता था, उसका दिल खुश हो जाता था। भले ही आयुष्मान ने अपने प्यार का इजहार कर दिया हो, लेकिन अनाया पर अपनी मोहब्बत नहीं थोपी। वहीं अनाया का दिल आयुष्मान की करीबी से कभी नहीं घबराया, बल्कि उसकी बाहें उसे एक सुरक्षा महसूस कराती है, जी उसके दादाजी की बाहों में महसूस होती थी। ये अजनबी उसकी जिंदगी में क्या अहमियत रखने लगा था, इसकी भनक थी अनाया को, लेकिन अपने एहसासों को काबू में किए बैठी थी। वही आयुष्मान को भी उसके दिल का हाल पता था, लेकिन वो शांत था, क्योंकि अपने पिछले जन्म की मोहब्बत को इस जन्म में पूरा करने जा रहा था। उसे पूरा यकीन था, एक दिन अनाया भी अपनी हर दीवार को तोड़कर उसकी मोहब्बत को अपनाएगी। एक दूसरे की बाहों में सुकून का एहसास पाकर दोनों चैन की नींद सो गए, लेकिन वही इनकी मोहब्बत भरी शाम से दूर कौड़ी अपनी नफरत से अनाया की जिंदगी में तूफान लाने की तैयारी में था। ये कोई और नहीं शनाया थी, जो आज अनाया के किए वार से बुरी तरह बौखलाई हुई थी और उसे मन ही मन बर्बाद करने की कसम खाए बैठी थी। कुछ पल का डर अब बेइंतहा नफरत में बदल चुका था, लेकिन इस बात से अनजान कि वो अपनी बर्बादी की दिशा में अपने कदम बढ़ा चुकी है, जिससे उलझाने जा रही है और जिसकी बर्बादी के ख्वाब सजाए बैठी हैं। वो खुद एक आग है, जो उसके हर गलत कदम पर उसके पैर काटने को तैयार बैठी है। लेकिन ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि शनाया अनाया को बर्बाद करेगी या अनाया की मौजूदगी उसकी जिंदगी में तूफान लाएगी। ऐसे ही पूरी रात बीत गई। जहां अनाया अपने सुकून की बाहों में, वही शनाया नफरत की आग में। अगली सुबह मेहरा मेंशन में किसी के उठने से पहले ही दादाजी तैयार होकर सविता के साथ आचार्य मेंशन के लिए निकल गए। अनाया की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दे दी थी। अब उन खुशियों को आने में और देर नहीं चाहते थे और जल्द से जल्द अनाया को एक महफूज हाथों में सौंप देना चाहते थे। आचार्य मेंशन में सब लोग नाश्ते के लिए बैठे थे कि तभी एक गार्ड ने आकर उन्हें बताया कि कोई विशंभर मेहरा उनसे मिलने आए हैं। ये नाम सुनते ही सबकी नजरें अनाया पर चली गई। वही अनाया अपने दादाजी के आने की बात सुनकर जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और बाहर चली गई। वही उसकी ये हरकत देख सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो सब भी अपनी जगह से खड़े हुए और लिविंग हॉल की तरफ चले गए, जहां अनाया अपने दादाजी और सविता माँ को देखकर मुस्कुरा रही थी। आयुष्मान ने आगे आकर दादाजी के पैर छुए और अनाया के साथ ही बैठ गया। वही आचार्य परिवार ने भी उनका स्वागत किया। कुछ ही देर में दादाजी सब लोगों से घुल मिल गए। उन्हें भी आयुष्मान पसंद आया, इसलिए अब जल्द से जल्द अनाया की शादी करवाना चाहते थे। इसलिए अपनी बात वीरेन के सामने रखी। मुझे अनु से कल पता चला उसके और आयुष्मान के रिश्ते के बारे में। सच कहूँ तो मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और नहीं जानता कि कितना वक्त बचा है मेरे पास। इसलिए मैं जल्द से जल्द मेरी अनु की शादी करना चाहता हूँ। अपने जीते जी उसके हाथ को एक महफूज हाथों में सौंपना चाहता हूँ। दादाजी की बात सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। माला जी एक्साइटेड होते हुए बोली, आपने बिल्कुल सही सोचा भाई साहब, दरअसल अगले महीने मेरा पोता 25 का हो जाएगा। साथ ही वक्त आ गया है कि वो अपने परिवार की विरासत संभाले। उससे पहले उसकी शादी होना जरूरी है, इसलिए हम भी आपसे इसी बारे में बात करना चाहते हैं। अगर इसी महीने में शादी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? दादाजी भी चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोले, बिल्कुल नहीं। फिर अनाया को देखकर
मैं पोती तो पहले ही आपकी हो चुकी है, अब उसे रिश्ते में बांधने में देर नहीं करनी चाहिए, वरना क्या पता इस जिद्दी का मन बदल जाए। दादाजी हल्का मजाक करते हुए बोले, जिस पर सभी मुस्कुरा दिए। कुछ ही देर में पंडित जी आ गए। दोनों की कुंडली देखकर सगाई के लिए 3 दिन बाद और शादी के लिए 15 दिन बाद की तारीख तय की। ऐसे ही हंसी खुशी में वक्त बीत गया। दादाजी वापस मेहरा हाउस चले गए, लेकिन जाने से पहले उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे आज उनकी जिंदगी का लिया गया सबसे सही फैसला था। 32 आर्यमन की नाराजगी, दुश्मनों का आगाज। अब तक हमने पढ़ा कि आयुष्मान और अनाया की सगाई और शादी की तारीख तय हो जाती है। अब आगे। रात के वक्त दादाजी मेहरा हाउस आते हैं। उनके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। लिविंग हॉल में पूरा परिवार बैठा था, लेकिन वो बिना किसी पर ध्यान दिए अपने कमरे की तरफ बने लगे। तभी उनके कानी में राजीव जी की आवाज सुनाई पड़ी। पापा, आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? सुबह भी बिना किसी को कुछ बताए जल्दी निकल गए। दादाजी ने पलटकर राजीव जी की तरफ देखा और अपनी सख्त आवाज में बोले, भूलो मत बाप, हूँ मैं तुम्हारा। मुझे सवाल जवाब करने का तुम्हारा कोई हक नहीं है कि मैं कब जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ। पापा, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने पूछा। राजीव जी शांत आवाज में बोले, जिसकी चिंता करने की जरूरत थी उसे तो तुम सबने बेसहारा छोड़ दिया, और अब मेरी चिंता का दिखावा कर रहे हो। दादाजी बोले, पापा, माना हमारी गलती है जो हमने अनाया पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें उससे प्यार नहीं है। लेकिन अब वो बहुत बदल चुकी है और पहले से भी ज्यादा बेशर्म और बदतमीज हो गई है। राजीव जी बोले, खबरदार, जो मेरी पोती के बारे में कुछ गलत कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम बेटे हो मेरे। दादाजी गुस्से से बोले, दादू, आप डैड पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? आखिर कुछ गलत थोड़ी कह रहे हैं वो। आपको पता नहीं, कल हम सबके सामने अनाया ने बेचारी शनाया को कितनी बेरहमी से सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था। कितनी चोट लगी है बेचारी को। अनंत बीच में बोला, अनंत, मैं बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन तुम सबके जैसे अंधा नहीं। मैंने अच्छी तरह देखा है कि किसने क्या बोला और क्या किया है, इसलिए मैं आखिरी बार तुम सबसे कह रहा हूँ, दूर रहना मेरी अनु से, और ये बात अपनी लाडली बहन को भी समझा देना। कहकर दादाजी सीधा अपने कमरे में चले गए। वो किसी को भी अनाया की सफाई नहीं देना चाहते थे। सबकी आंखों पर शनाया के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। उन्हें कभी अनाया का दर्द नजर नहीं आएगा, और अब तो अनाया को भी ऐसे परिवार की जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ अनाया अपने कमरे में बैठी बुक पढ़ रही थी, लेकिन उसका ध्यान बुक में नहीं था। वो किसी सोच में गुम थी। तभी उसका फोन बजा। अनाया ने फोन उठाया तो सामने की बात सुनकर उसके हाव भाव गंभीर हो गए। उसने कुछ ऑर्डर देके फोन रख दिया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। अनाया अपनी सोच में गुम थी। तभी उसे अपनी कमर पर पकड़ और गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। ये आयुष्मान ही था जो हर रात की तरह उससे मिलने आया था, लेकिन उसे सोच में गुम देख उसे अपनी बाहों में भर लिया। आयुष्मान के टच से ही अनाया के रोंगटे खड़े हो गए और वो खुद में ही सिमट गई। ये एहसान उसे सिर्फ सुकून ही नहीं देते थे, बल्कि सुरक्षित भी महसूस करवाते हैं। उसके टच से अनाया को कभी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ। अनाया अभी इन एहसासों में गुम थी कि तभी उसके कानों में आयुष्मान की आवाज सुनाई पड़ी, किन ख्यालों में गुम थी? आपकी मेरी मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ आपको? अपने एहसासों में गुम अनाया उसके इस सवाल से होश में आई और खुद को संभालते हुए उसके जवाब में बोली, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं मिस्टर आचार्य। आयुष्मान, जो आज शरारत के मूड में था, अनाया की बात सुनकर गंभीर हो गया। उसने अनाया को अपनी तरफ घुमाया और आंखों में आंखें डालकर बोला, अचानक ये बात उठाने की वजह? अनाया भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, दुश्मन इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि माफिया किंग की गद्दी का वारिस लौट आया है। शायद अब इस गद्दी की जंग में खून की नदियां बहने वाली हैं। तैयार हो जाए, हालात बदलने वाले हैं। जब तक किंग की क्वीन उसके साथ है सब ठीक होगा। कहकर आयुष्मान ने अनाया के सिर को प्यार से चूम लिया और अपनी बाहों में भर लिया। सही कहा आपने, सब ठीक होगा, क्योंकि इस माफिया किंग के आगे ये क्वीन खड़ी है। मेरी शराफत में सब भूल चुके हैं कि ये क्वीन कौन है। अनाया अपने मन में बोली, लेकिन उसकी आंखों में एक किलर एटीट्यूड चमक रहा था।
अगली सुबह आचार्य मेंशन के स्टडी रूम का माहौल गंभीर था। घर के सभी लोग वहां मौजूद थे सिवाय माही और जेनिफर को छोड़कर, क्योंकि माही थोड़ी मासूम थी और जेनिफर को माफिया की बातें पसंद नहीं थी। सबके चेहरे गंभीर थे और मन में कई सवाल। कितना वक्त है? वहां की शांति को तोते हुए मानिक ने पूछा, जिससे सबकी अनाया की तरफ चली गई। बस भौके के इंतजार में है वो, अनाया शांत भाव से बोली। और वो मौका है शायद 2 दिन बाद होने वाली पार्टी, निखिल बोला। हमें सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, निशांत बोला। उसकी जरूरत नहीं है, सब ऑलरेडी हो चुका है, बस हमें सावधान रहने की जरूरत है, आयुष्मान बोला। जैसा तुमने कहा था, हमने सिर्फ पार्टी के इनविटेशन बांटे हैं। सगाई की बात अभी किसी को भी नहीं पता, लेकिन पार्टी के बाद अनाया सबकी नज़र में आ जाएगी, निखिल बोला। इस बात पर सबकी नज़रें अनाया की तरफ चली गई, जो बिल्कुल शांत भाव से वहां बैठी थी, जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं हो। सबकी नज़रें खुद पर पाकर वो बोली, मैं तैयार हूँ सबके सामने आने के लिए, लेकिन मेरी आइडेंटिटी उसी दिन सामने आनी चाहिए जब माफिया किंग की गद्दी का वारिस घोषित हो। तब तक सबकी नज़रों में मेरी वही पहचान रहेगी जो पहले थी। क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो? क्योंकि एक बार तुम्हारा चेहरा सबके सामने आने के बाद काफी कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हारी पहचान से अनजान जान है, सामने आ जाएंगे। इतनी देर से शांत वीरेन बोला। एक दिन तो सामने आना ही है ना डैडी। वैसे भी छिपे हुए दुश्मनों को बाहर लाने के लिए ये जरूरी है। वैसे भी मेरी नज़रें शार्प पर हैं। छोटी मछलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कहकर एक नज़र सबको देखा, फिर पलटकर बाहर चली गई। पार्टी की तैयारी करो, लेकिन याद रहे लास्ट मोमेंट से पहले किसी को भी सगाई की खबर नहीं होनी चाहिए। और जैसा तय हुआ है सब वैसा ही होगा, वीरेन बोला और उठाकर बाहर चला गया। बाकी सब भी उसके पीछे चले गए। अब केवल आयुष्मान और निशांत वहां मौजूद थे। आयुष्मान अपनी जगह बैठकर मुस्कुरा रहा था, वहीं निशांत उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। आयुष्मान की नज़रें उस पर पड़ी तो अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोला, क्या मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ प्यार में पागल इंसान कैसा लगता है, निशांत ने तंज कसते हुए बोला। एक बार प्यार करके देख, तुझे खुद महसूस हो जाएगा, कहकर अपनी जगह से उठा और बाहर चला गया। वही आयुष्मान की बात सुनकर और उसे जाता देख निशांत अपने मन में बोला, प्यार में पागल इंसान सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। ये मैं तुझे देखकर ही समझ गया हूँ, इसलिए मुझे बेवकूफ बनने का कोई शौक नहीं, कहकर अपना सिर झटक लिया और बाहर चला गया। इसी तरह 2 दिन बीत गए। शाम को आचार्य मेंशन में पार्टी थी, उस घर के वारिस के आने की खुशी में। सब लोग खुशी खुशी इसकी तैयारियों में बिजी थे। सगाई की तैयारियां भी बहुत अच्छे से की जा रही थी, लेकिन किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी इस बात की। पूरे शहर में इस पार्टी की ही बातें थी। हर बिजनेसमैन से लेकर एक्टर, डायरेक्टर, डॉक्टर, वकील, पुलिस अधिकारी और मिलिट्री तक को इनविटेशन दिया गया था। सबको इस पार्टी का इंतजार था, जहां सारे बिजनेसमैन वीरेन आचार्य के साथ बिजनेस और मेल जोल बढ़ाने की कोशिश में थे। वही लड़कियां आयुष्मान आचार्य से मिलने को बेताब थी। हर कोई अपनी तैयारियों में बिजी था। वही आचार्य मेंशन के एक कमरे में एक शख्स मुंह फुलाकर गुस्से से बैठा था। वही उसके सामने 2 शख्स बैठे उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे। ये और कोई नहीं, हमारे आर्यमन बाबू थे। दरअसल जिस दिन आयुष्मान और अनाया की शादी की बात फिक्स हुई थी, उसके अगले दिन ही वीरेन ने आर्यमन को एक काम के सिलसिले में बाहर भेज दिया था। वो आज सुबह जब आया तब इस पार्टी और सगाई के बारे में पता चला, इसलिए जनाब मुंह फुलाकर बैठे हैं और उसके सामने बैठे विवान और निशांत उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई बस भी करो, कितना रूठोगे? आप तो ऐसे नाराज हो रहे हो जैसे आपको बिना बताए आपकी सगाई की जा रही है, विवान चिढ़ते हुए बोला। वीवू के बच्चे, अपनी बकवास बंद कर। इतनी जल्दी अपनी बलि चलाने का मुझे कोई शौक नहीं है, और नाराज तो मैं होगा ही। पहले ही डैड ने मुझे उस बेकार डील की वजह से बाहर भेज दिया और अब मेरे पीठ पीछे लिटिल फेरी की एंगेजमेंट भी करवा रहे हैं। अगर आज मैं नहीं आता तो सीधा शादी की खबर मिलती मुझे, आर्यमन चिढ़ते हुए बोला। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें आयु और अनाया के रिश्ते के बारे में पता ही नहीं था, जबकि तुम्हारे सामने ही ये बात हुई थी, निशांत बोला।
निशु भाई प्लीज माना, रिश्ते की बात मुझे पता थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी गैर हाजिरी में शादी करवा दो, आर्यमन बोला। 1 मिनट भाई, गैर हाजिरी में शादी का क्या मतलब है? शादी 15 दिन बाद है। आज सिर्फ सगाई है जिसमें आप भी मौजूद हो, तो बेवजह की इस नाराजगी का क्या मतलब? विवान चिढ़ते हुए बोला। आर्यमन कुछ बोला कि तभी एक सख्त और खतरनाक आवाज वहां गूंजी। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो बता दो, मैं तुम्हें दोबारा किसी काम से बाहर भेज दूंगा, और यकीन मानो इस बार सीधा शादी के बाद ही आ पाओगे। सबने पीछे मुड़कर देखा तो सामने वीरेन जी खड़े थे। उन्हें देखकर आर्यमन की तो हालत ही खराब हो गई। थोड़ा डरते हुए अजीब सी हंसी हंसते हुए आर्यमन बोला, डैड मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो बस इसलिए नाराज था कि अगर पहले पता होता तो मैं जल्दी आकर आप सबकी काम में मदद करवा देता, वरना मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। उसकी बात सुनकर विवान और निशांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यही वीरेन जी अपनी आईब्रो उठाते हुए बोले, मुझे यकीन है तुम्हें अपनी कही बातों का कोई रिग्रेट नहीं होगा, और रही काम में मदद की तो यहाँ काम करने वालों की कोई कमी नहीं है, इसलिए तुम बस तैयार होकर टाइम पर आ जाना और अपने भाई की सगाई एंजॉय करना, समझ गए? जिस पर आर्यमन ने गाय की तरह सिर हिला दिया। वीरेन उसका जवाब पाकर कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही विवान और निशांत की हंसी छूट गई और वो पेट पकड़कर हंसने लगे। वही आर्यमन को उनकी हंसी चुभ रही थी। 33 आर्यमन की नौटंकी। शनाया के इरादे। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे आर्यभन अनाया और आयुष्मान की सगाई की बात सुनकर नाराज हो जाता है। अब आगे। विवान और निशांत जोर जोर से हंस रहे थे, वही आर्यमन चिढ़ी हुई नजरों से उन्हें देख रहा था। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो बोल पड़ा, अब बस भी करो दोनों, इस बात में इतना भी क्या फनी है जो ऐसे जोर जोर से हंस रहे हो? आर्य भाई ये फनी ही तो है, मतलब आज तक आपने हिम्मत नहीं हुई वीरेन अंकल के आगे कुछ कहने की, फिर भी मुंह फुलाए बैठे थे। एक बार अंकल की सख्त नजरें आप पर पड़ी गई, सारा गुस्सा और नाराजगी खत्म। विवान बोला, अरे विवान तुम्हें पता नहीं, ये तो बचपन से ही ऐसा है। वीरेन अंकल के आगे तो कभी इसकी हिम्मत ही नहीं हुई ऊंची आवाज में बात करने की। इसके नखरे सिर्फ पीठ पीछे ही चलते हैं, सामने करने की हिम्मत नहीं है इसमें। निशांत बोला। वही दोनों की बात सुनकर आर्यमन चिता हुआ बोला, निशु भाई और वीवू, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उनसे डरता हूँ। बात बस इतनी सी है कि मुझे बस उनकी पनिशमेंट से डर लगता है, इसलिए उनकी बात मान जाता है। कहते हुए वो फ्लैशबैक में चला गया जब उसे अनाया और आर्यमन की शादी की बात पता चली थी। फ्लैशबैक। वीरेन ने सबको बता दिया था कि अनाया और आयुष्मान की शादी होने वाली है, लेकिन आर्थमन के बीच में बोलने की वजह से उसकी आंखें सिको गई और दिमाग में कुछ चलने लगा। इसलिए रात को सबके सोने के बाद वो आर्यमन के रूम में गए जहां वो गुस्से से वीडियो गेम खेल रहा था। वीरेन को देखकर आर्यमन ने वीडियो गेम छोड़ दिया और वीरेन के सामने अच्छे बच्चे की तरह खड़ा हो गया। वीरेन वहीं लगे सोफे पर बैठ गए और आर्यमन को देखते हुए बोले, तो तुम्हें अनाया और आर्यमन की शादी से प्रॉब्लम है, क्यों? क्या इसकी वजह ये है कि तुम्हारे मन में अनाया के लिए कोई फीलिंग है? नहीं डैड, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि फेरी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ बहन वाली फीलिंग है। मेरे मन में कुछ गलत बात नहीं है, आर्यमन जल्दी से बोला। तो इस रिश्ते की बात पर इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? वीरेन थोड़ा गुस्से में बोले। सॉरी डैड, लेकिन आप तो भाई को जानते ही हैं ना, वो कैसे हैं, और लिटिल फेरी वो तो कितनी मासूम है। दोनों का तो कोई मैल ही नहीं है, बस इसलिए मैंने ऐसे रिएक्ट कर दिया, आर्यमन मायूसी से बोला। वही अनाया के मासूम होने वाली बात पर वीरेन को शौक लगा। वो अजीब नजरों से अपने सामने खड़े इस पागल बेटे को देखने लगे। तो अनाया के साथ हर वक्त रहता है, उसकी हर हरकत और आदत को जानता है, जिससे बेरहमी से कितने ही लोगों को उसकी आंखों के सामने मारा है। देखा जाए तो आयुष्मान अनाया के आगे शरीफ है और ये जनाब बोल रही अनाया मासूम है। ये सब सोचकर वीरेन ने अपना सिर झटक दिया, क्योंकि उनके पागल बेटे से बहस करने की हिम्मत नहीं थी उनमें। लेकिन इस बात से एक चीज क्लियर हो गई कि आर्यमन के दिल में अनाया के लेकर कोई फीलिंग नहीं है। वैसे तो मैं खुद तुम्हारी सोच से हैरान हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा कोई गलत इरादा नहीं था, इसलिए इस बात को यही खत्म कर रहा हूँ। लेकिन मैंने
इम्पोर्टेंट फैसले के बीच में बोलने की गलती तो की है तुमने, इसलिए अब से कनाडा वाली मीटिंग तुम हैंडल करोगे। और हाँ, मुझे ये डील किसी भी कीमत पर चाहिए, इसलिए चाहे कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए, बिना ये प्रोजेक्ट हासिल किए मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और कल ही तुम्हें कनाडा के लिए निकलना है तो तैयारी कर लेना। कहकर वीरेन अपनी जगह से खड़े हुए और दरवाजे तक पहुंचे कि आर्यमन की आवाज सुनाई पड़ी। लेकिन डैड, कल तो लिटिल फेरी मेहरा हाउस जाने वाली है और मुझे उसके साथ जाना है, आर्यमन बोला। वहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, इसलिए चुपचाप कनाडा जाने की तैयारी करो, कहकर वीरेन कमरे से बाहर निकल गए। वही आर्यमन अपने पैर पटकता रह गया। फ्लैशबैक एंड। आर्य भाई कहाँ खो गए। फ्लैशबैक में खोया आर्यमन विवान की बात से होश में आया। हाँ, क्या कह रहे थे तुम, आर्यमन बोला। कुछ नहीं भाई, बस नाराजगी छोड़कर रात की पार्टी के तैयार होने का कह रहे थे, लेकिन आप तो ना जाने कहाँ खो गए, विवान बोला। नहीं, कहीं नहीं, बस ऐसे ही। वैसे भी मेरे चाहने से क्या होगा तो वही जो मंजूरी वीरेन आचार्य होगा, कहकर आर्यमन कमरे से बाहर चला गया। वही उसकी बात सुनकर विवान और निशांत ने एक दूसरे को देखा, फिर ना में अपना सिर हिला दिया और खुद भी कमरे से बाहर चले गए। मेहरा हाउस में भी सभी लोग आज की पार्टी में आने को तैयार हो रहे थे। वैसे तो मेहरा परिवार को कोई भी पार्टी में बुलाना नहीं चाहता था, खासकर शनाया को, लेकिन फिर भी उन्हें इनविटेशन दिया गया था, क्योंकि इसकी दो वजह थी। पहली, भले ही अनाया का अब मेहरा परिवार से कोई रिश्ता ना हो, लेकिन उसके दादाजी से था, उनके लिए मेहरा परिवार को भी इनविटेशन दिया गया था। दूसरी वजह खुद अनाया थी। वो पूरी दुनिया के साथ साथ मेहरा परिवार को भी बताना चाहते थे कि जिस हीरे को कांच समझकर उन्होंने ठुकरा दिया था, आज वो उनके मान सम्मान की शोभा बनने वाला है। वही शनाया के कमरे में एक अलग ही माहौल था। जगह जगह महंगी ड्रेसेज पड़ी हुई थी। वही ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी होकर वो मेकअप कर रही थी। आज का उसका मकसद आयुष्मान आचार्य से मिलना था। उसने कभी आयुष्मान को नहीं देखा था, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में सुना था कि आचार्य फैमिली एशिया के अमीरों में नंबर 1 में गिनी जाती है। उनका रुतबा और शानो शौकत एक अलग ही लेवल की थी। उनके पास इतना पैसा था कि आधी दुनिया को कदमों में ला सकते थे। इसलिए शनाया की चाहत अब आयुष्मान आचार्य था, जो आचार्य इंडस्ट्रीज का अगला हेड होने वाला था। अगर एक बार वो आयुष्मान आचार्य की नज़रों में आ जाए तो उसके दिल और दिमाग में उतरकर पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकती है। आचार्य खानदान के हेड की बीवी बनना तो सिर्फ वो ही डिजर्व करती है। आखिर दुनिया की हर अच्छी चीज पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है। शनाया को पूरा यकीन था कि आयुष्मान उसकी खूबसूरती के आगे जरूर पिघलेगा। वैसे भी आज तक कोई भी लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से खुद को रोक नहीं पाया। चाहे जो हो जाए मिस्टर आयुष्मान आचार्य, होना तो तुम्हें मेरा ही है। भला मुझसे बेहतर तुम्हें कहाँ मिलेगा, कहकर तिरछी मुस्कान दे दी। आज शनाया ने ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी, जिसमें उसके बॉडी कर्ज बहुत अच्छे से शो हो रहे थे। साथ ही चेहरे पर अट्रैक्टिव मेकअप, जिसमें वो बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। दूसरी तरफ आचार्य मेंशन में पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। पार्टी 7 बजे शुरू होने वाली थी, इसलिए सब अपने अपने रूम में रेडी हो रहे। कर नाराज हो जाता है। अब आगे। विवान और निशांत जोर जोर से हंस रहे थे। वही आर्यमन चिढ़ी हुई नजरों से उन्हें देख रहा था। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो बोल पड़ा, अब बस भी करो दोनों, इस बात में इतना भी क्या फनी है जो ऐसे जोर जोर से हंस रहे हो। आर्य भाई, ये फनी ही तो है, मतलब आज तक आपने हिम्मत नहीं हुई वीरेन अंकल के आगे कुछ कहने की, फिर भी मुंह फुलाए बैठे थे। एक बार अंकल की सख्त नजरें आप पर पड़ी गई, सारा गुस्सा और नाराजगी खत्म। विवान बोला, अरे विवान, तुम्हें पता नहीं, ये तो बचपन से ही ऐसा है। वीरेन अंकल के आगे तो कभी इसकी हिम्मत ही नहीं हुई ऊंची आवाज में बात करने की। इसके नखरे सिर्फ पीठ पीछे ही चलते हैं, सामने करने की हिम्मत नहीं है इसमें, निशांत बोला। वही दोनों की बात सुनकर आर्यमन चिढ़ता हुआ बोला, निशु भाई और वीवू, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उनसे डरता हूँ। बात बस इतनी सी है कि मुझे बस उनकी पनिशमेंट से डर लगता है, इसलिए उनकी बात मान जाता है। कहते हुए वो फ्लैशबैक में चला गया, जब उसे अनाया और आर्यमन की शादी की बात पता चली थी।
फ्लैशबैक वीरेन ने सबको बता दिया था कि अनाया और आयुष्मान की शादी होने वाली है, लेकिन आर्थमन के बीच में बोलने की वजह से उसकी आंखें सिकुड़ गई और दिमाग में कुछ चलने लगा। इसलिए रात को सबके सोने के बाद वो आर्यमन के रूम में गए जहां वो गुस्से से वीडियो गेम खेल रहा था। वीरेन को देखकर आर्यमन ने वीडियो गेम छोड़ दिया और वीरेन के सामने अच्छे बच्चे की तरह खड़ा हो गया। वीरेन वहीं लगे सोफे पर बैठ गए और आर्यमन को देखते हुए बोले, तो तुम्हें अनाया और आर्यमन की शादी से प्रॉब्लम है क्यों? क्या इसकी वजह ये है कि तुम्हारे मन में अनाया के लिए कोई फीलिंग है? नहीं डैड, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि फेरी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ बहन वाली फीलिंग है। मेरे मन में कुछ गलत बात नहीं है, आर्यमन जल्दी से बोला। तो इस रिश्ते की बात पर इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? वीरेन थोड़ा गुस्से में बोले। सॉरी डैड, लेकिन आप तो भाई को जानते ही हैं ना, वो कैसे हैं, और लिटिल फेरी वो तो कितनी मासूम है। दोनों का तो कोई मैल ही नहीं है, बस इसलिए मैंने ऐसे रिएक्ट कर दिया, आर्यमन मायूसी से बोला। वही अनाया के मासूम होने वाली बात पर वीरेन को शौक लगा। वो अजीब नजरों से अपने सामने खड़े इस पागल बेटे को देखने लगे। तो अनाया के साथ हर वक्त रहता है, उसकी हर हरकत और आदत को जानता है, जिससे बेरहमी से कितने ही लोगों को उसकी आंखों के सामने मारा है। देखा जाए तो आयुष्मान अनाया के आगे शरीफ है और ये जनाब बोल रही अनाया मासूम है। ये सब सोचकर वीरेन ने अपना सिर झटक दिया, क्योंकि उनके पागल बेटे से बहस करने की हिम्मत नहीं थी उनमें। लेकिन इस बात से एक चीज क्लियर हो गई कि आर्यमन के दिल में अनाया के लेकर कोई फीलिंग नहीं है। वैसे तो मैं खुद तुम्हारी सोच से हैरान हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा कोई गलत इरादा नहीं था, इसलिए इस बात को यही खत्म कर रहा हूँ। लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट फैसले के बीच में बोलने की गलती तो की है तुमने, इसलिए अब से कनाडा वाली मीटिंग तुम हैंडल करोगे। और हाँ, मुझे ये डील किसी भी कीमत पर चाहिए, इसलिए चाहे कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए, बिना ये प्रोजेक्ट हासिल किए मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और कल ही तुम्हें कनाडा के लिए निकलना है तो तैयारी कर लेना। कहकर वीरेन अपनी जगह से खड़े हुए और दरवाजे तक पहुंचे कि आर्यमन की आवाज सुनाई पड़ी। लेकिन डैड, कल तो लिटिल फेरी मेहरा हाउस जाने वाली है और मुझे उसके साथ जाना है, आर्यमन बोला। वहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, इसलिए चुपचाप कनाडा जाने की तैयारी करो, कहकर वीरेन कमरे से बाहर निकल गए। वही आर्यमन अपने पैर पटकता रह गया। फ्लैशबैक एंड। आर्य भाई कहाँ खो गए? फ्लैशबैक में खोया आर्यमन विवान की बात से होश में आया। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? आर्यमन बोला। कुछ नहीं भाई, बस नाराजगी छोड़कर रात की पार्टी के तैयार होने का कह रहे थे, लेकिन आप तो ना जाने कहाँ खो गए, विवान बोला। नहीं, कहीं नहीं, बस ऐसे ही। वैसे भी मेरे चाहने से क्या होगा तो वही जो मंजूरे वीरेन आचार्य होगा, कहकर आर्यमन कमरे से बाहर चला गया। वहीं उसकी बात सुनकर विवान और निशांत ने एक दूसरे को देखा, फिर ना में अपना सिर हिला दिया और खुद भी कमरे से बाहर चले गए। मेहरा हाउस में भी सभी लोग आज की पार्टी में आने को तैयार हो रहे थे। वैसे तो मेहरा परिवार को कोई भी पार्टी में बुलाना नहीं चाहता था, खासकर शनाया को, लेकिन फिर भी उन्हें इनविटेशन दिया गया था, क्योंकि इसकी दो वजह थी। पहली, भले ही अनाया का अब मेहरा परिवार से कोई रिश्ता ना हो, लेकिन उसके दादाजी से था, उनके लिए मेहरा परिवार को भी इनविटेशन दिया गया था। दूसरी वजह खुद अनाया थी। वो पूरी दुनिया के साथ साथ मेहरा परिवार को भी बताना चाहते थे कि जिस हीरे को कांच समझकर उन्होंने ठुकरा दिया था, आज वो उनके मान सम्मान की शोभा बनने वाला है। वहीं शनाया के कमरे में एक अलग ही माहौल था। जगह जगह महंगी ड्रेसेज पड़ी हुई थी। वही ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी होकर वो मेकअप कर रही थी। आज का उसका मकसद आयुष्मान आचार्य से मिलना था। उसने कभी आयुष्मान को नहीं देखा था, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में सुना था कि आचार्य फैमिली एशिया के अमीरों में नंबर 1 में गिनी जाती है। उनका रुतबा और शानो शौकत एक अलग ही लेवल की थी। उनके पास इतना पैसा था कि आधी दुनिया को कदमों में ला सकते थे। इसलिए शनाया की चाहत अब आयुष्मान आचार्य था, जो आचार्य इंडस्ट्रीज का अगला हेड होने वाला था। अगर एक बार वो आयुष्मान आचार्य की नज़रों में आ जाए तो उसके दिल और दिमाग में उतरकर पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकती है। आचार्य खानदान के हेड की बीवी बनना तो सिर्फ वो ही डिजर्व करती है। आखिर दुनिया की हर अच्छी चीज पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है।
शनाया को पूरा यकीन था कि आयुष्मान उसकी खूबसूरती के आगे जरूर पिघलेगा। वैसे भी आज तक कोई भी लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से खुद को रोक नहीं पाया। चाहे जो हो जाए मिस्टर आयुष्मान आचार्य, होना तो तुम्हें मेरा ही है, भला मुझसे बेहतर तुम्हें कहाँ मिलेगा, कहकर तिरछी मुस्कान दे दी। आज शनाया ने ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी।